हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग आज जनरली पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, उसके बाद फिश कल्चर के बारे में, फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक जो आ जाएगा जो हमारा बचेगा हनी बीज के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। देखिएगा, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब अगर हम समझे, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब समझे तो पोल्ट्री फार्मिंग जनरली किया जाता है किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाट? एग्स एंड मीट। एग्स एंड मीट, ठीक है, एग्स एंड मीट के प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है या पोल्ट्री प्रोडक्शन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके अंदर जनरली पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो होते हैं, जो जनरली जो बर्ड्स जो आते हैं जिनका पालन पोषण किया जाता है, मीन रेयरिंग किया जाता है, तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। ठीक है, कहने का मतलब जिसको हम लोग पालते पोसते हैं वैसे बर्ड्स का ये किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री बर्ड्स आते हैं, लाइक चिकन हो गए, डक हो गए, गूज हो गए, पिजन हो गए, टर्की हो गए। तो ये सब का आप फिगर आप अगर नेट से आप देख लोगे फ़ोटो तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग जनरली किया जाता है कि एग्स का प्रोडक्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके, मतलब कि लेयर्स। लेयर्स का आप देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, उसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। लेयर्स और ब्रॉयलर्स क्या होता है? लेयर्स का मतलब होता है जो कि एग लेइंग, जो अंडा देने वाली होती हैं बर्ड्स, उनको एग लेइंग, उनको लेयर्स कहते हैं। और जो मीट का प्रोडक्शन जिनसे किया जाता है, जिनसे मीट के लिए जिनको पाला पोसा जाता है, उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो गेटिंग एग्स थ्रू लेयर्स, इसको इसलिए किया जाता है ताकि जो लेयर्स होते हैं उनके ज़रिए एग्स का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, मीट मिल सके हमको किसके द्वारा? ब्रॉयलर्स के द्वारा। फिर इसमें एग्जांपल्स आपको आते हैं कुछ पोल्ट्री बर्ड्स में, तो दो दो तरीके का एग्जांपल मैं सेपरेट करके बता दे रहा हूँ। एक होता है हमारा इंडिजीनियस ब्रीड, एक होता है फॉरेन ब्रीड। इंडिजीनियस कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव। क्या बोलते हैं उसको? नेटिव, या हिंदी में अगर हम चाहें तो देसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देसी, या इंग्लिश में भी आप चाहो तो इसे लिखते हैं देसी करके। ठीक है, तो देसी जो ब्रीड होते हैं उसमें आपका एग्जाम्पल आता है असील और ब्यूरोसा। फॉरेन ब्रीड्स में आ जाते हैं आपके लेगहॉर्न, लेगहॉर्न आ जाते हैं, ब्लैक मिनोरका आ जाते हैं, ये सब फॉरेन ब्रीड्स में आते हैं। तो ये सब पोल्ट्री बर्ड्स का आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, फिर यहाँ मैंने आपको क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। क्रॉस ब्रीडिंग एक मेजर फैक्टर होता है जिसमें दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया जाता है। हम बात कर सकें जनरली यहाँ पे अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग में समझेंगे तो दो ब्रीड्स को, कहने का मतलब फॉरेन ब्रीड्स के चिकन जो होंगे उसको क्रॉस करवाया जाएगा इंडियन ब्रीड्स के चिकन के साथ, ताकि एक हाई वेराइटी या हाई क्वालिटी क्या हो सके, एक ब्रीड डेवलप हो सके और उसमें कुछ बढ़िया कैरेक्टर्स मौजूद हो। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, जैसा कि उसमें नंबर ऑफ चिक्स का प्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले होने चाहिए, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत उनको नहीं होनी चाहिए, और चीप डाइट्स, मतलब नॉर्मल डाइट्स पे भी क्या कर सके, वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कि वो एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सके। कहने का मतलब अगर हम समझे कि एग का प्रोडक्शन भी हो सके और मीट का भी प्रोडक्शन हो सके, तो ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए कोई सी भी ब्रीड्स के अंदर। और ये तब डेवलप होता है जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तब, मतलब दो अलग अलग ब्रीड को आपस में क्रॉस करवाने से एक रिजल्टेंट जो ब्रीड बनता है वो हाई क्वालिटी का बनता है, जिसमें सर्टेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। राइट, अब आते हैं हम लोग ब्रोलर चिकन में। ब्रोलर चिकन की बात करें तो ये जो होते हैं इनकी जो डाइट होती है, डाइट मतलब इनका जो खाना पाना होता है, उसमें क्या होता है, इनका जो विटामिन ए की मात्रा, के की मात्रा, प्रोटीन्स और फैट्स सब हाई क्वालिटी में क्या होते हैं, दिए जाते हैं। क्योंकि जनरली इनका काम क्या होता है, ठीक है, आपको देखे होंगे कि चिकन वगैरह जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, देखिएगा वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। अगर हम बात करें उनमें काफ़ी फैट्स, विटामिन ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर जो लोग वीक होते हैं या जो लोग पतले दुबले होते हैं उनमें उनको चिकन के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनमें फैट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन पे स्पेशल केयर दिया जाता है। केयर दियर कहने का मतलब क्या, कि इनका अगर फेदरिंग देखिएगा, बहुत सारा डिजीज़ आप सुने होंगे, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब चल जाता है, तो इनके फेदरिंग वगैरह पे ध्यान ध्यान दिया जाता है। और हम बोल सकते हैं उस पर काफ़ी केयर दे करके उनको रखा जाता है,
जिसके वजह से वो पर्टिकुलर डेथ से क्या हो सके, उनको कोई भी तरह का डेथ ना हो, मतलब कोई भी बीमारी से उनकी मौत ना हो, इसीलिए उस पर स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर हाइजीन। देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी अच्छे से सर्वाइव करेगा जब वहाँ का हाइजीन क्या हो, सही है, और वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो, बेहतर हो। तो प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मतलब कि उनको रेगुलर वॉश क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, और जो उनको जहाँ पे हम उनको रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर देखना चाहिए कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो उस हिसाब से उनको वेल शेल्टर्ड वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे हम लोग चिकन को क्या कर रहे हैं, ब्लड चिकन को पाल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स का मतलब मैंने बताया इनको क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं एग लेयर। क्या बोलते हैं इसको, एग लेइंग। तो इसके अंदर इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब ये नॉर्मल न्यूट्रिएंट या कंट्रोल डाइट पे भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। याद रखिएगा, लेयर्स जो होते हैं वो एग लेइंग का काम करते हैं, तो इनको एक मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है कि इनको सबसे ज़्यादा इनका जो जगह होना चाहिए काफ़ी स्पेसियस होना चाहिए। स्पेसियस मतलब खाली जगह, बड़ा सा जगह होना चाहिए। उसके साथ साथ लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर्स की तुलना में इनको ज़्यादा लाइट और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब कुछ हम बताते हैं। अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो डिजीज़ की हम बात करें, कोई भी हम या सॉरी कोई भी प्रोडक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसका, पोल्ट्री बर्ड्स का, तो वहाँ पे डिजीज़ का होने का भी संभावना होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे मेथड्स, डिजीज़ कंट्रोल मेथड हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने ब्रॉयलर्स और लेयर्स को किसी भी डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया, फंगी या पैरासाइट्स के ज़रिए होते हैं उनसे हम बचा सकें। तो इन्फेक्टेंट्स कैन बी स्प्रेड रेगुलरली टू अवॉइड सच डिजीज़, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होने से बचने के लिए कुछ केमिकल्स को स्प्रे करना चाहिए जहाँ से क्या कर सके वो सारे पैरासाइट्स, फंगी, बैक्टीरिया को किल कर दे और ऑर्गेनिज्म को हम लोग या ब्रॉयलर्स को या लेयर्स को हम लोग डिजीज़ होने से बचा सकें। ठीक है, समटाइम्स डिफिसिट, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत सारे डिजीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, और वैक्सीनेशन तो सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी तरीके का डिजीज़, पोल्ट्री बर्ड्स हो या ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ आपको लेयर्स और ब्रॉयलर्स का डिफरेंस। ये मैंने लाइव क्लास जब ले रहा था तब का ये मैंने लिखा था उसमें, बट लाइव क्लास सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया था उस समय कि लेयर्स जनरली बोलते हैं जो कि एग लेइंग को कहते हैं। ठीक है, और ब्रॉयलर्स को बोलते हैं जिनको क्या मीट के लिए क्या बोलते हैं, मेंटेन किया जाता है या जिनको रियर्ड किया जाता है। ठीक है, लेयर्स क्या करते हैं, वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं कब 20 वीक्स से ही वो शुरू करते हैं, मतलब जब उनका एज 20 सप्ताह का होता है उसी समय से वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो 6 to 7 वीक्स के अंदर ही क्या कर देते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स में सेंड कर दिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीट प्रोडक्शन। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स में 6 से 7 सप्ताह में ही भेज दिए जाते हैं जहाँ से उनको मार्केट में सेंड कर दिया जाता है, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ मीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा दोनों में। मैंने बताया कि इनको ज़्यादा स्पेस और लाइटनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन आपको देखने नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर्स, क्योंकि जो लेयर्स आप जो होते हैं, जो ब्रॉयलर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो जल्दी मरते हैं और जल्दी क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, कि उनको वो, क्योंकि देखिएगा जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनका मीट प्रोडक्शन के लिए ही उनका रियर्ड किया जाता है, हम बोल सकते हैं, या उनका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि मीट के लिए क्या होगा, किसी भी और अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं लेयर्स को, ब्रॉयलर्स को, तो ब्रॉयलर्स को मार करके ही हम क्या कर रहे हैं, उनका मीट को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनका ये इनको जल्दी ग्रो करवाया जाता है ताकि उनसे प्रोडक्शन हो सके मीट का। ठीक है, अब देखिएगा जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आपका लेयर्स का, कि देखिएगा इनके लिए एक जगह जो होगा कैलकुलेटेड, इनको लिमिटेड अमाउंट में फीड करवाना पड़ता है, मतलब कहने का मतलब एक्स्ट्रा एडिटिव नहीं, जो एक पर्टिकुलर सर्टेन मिनरल्स चाहिए उनको, विटामिन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इनको लिमिटेड वे में या रिस्ट्रिक्टेड वे में क्या करते हैं कि फीड करवाते हैं विथ कौन सा कंस्टिट्यूएंट, सारा कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए, जैसे कि विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। लेकिन इनका जो डेली फूड रिक्वायरमेंट होता है काफ़ी हाई होता है, और हम कह सकते हैं कि रिच होता है, कैसे से भरपूर होता है, विटामिन से, प्रोटीन से, और विटामिन इसमें कौन कौन सा, ए और के से। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इनको ज़्यादा फैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसमें परिपूर्ण मात्रा में फैट्स भी इनको दिया जाता है। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग फिश प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन देखिएगा, ये भी इंडिया के इकोनॉमिकल ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करने में मदद करता है। अगर हम बात करें तो ये आपका जनरली रिच होते हैं किस चीज़ में, प्रोटीन्स में। फिश इज़ जनरली रिच इन प्रोटीन्स, इसीलिए देखिएगा डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट भी करते हैं जिनमें प्रोटीन्स की कमी होती है कि फ़िश वगैरह, दाल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो फिश देखिएगा दो तरीके से ऑब्टेंड किए जाते हैं, एक तो होता है हमारा नेचुरल मेथड्स, ठीक है, एक जो होता है हमारा नेचुरल मेथड आप कह सकते हो, और एक होता है हमारा कौन सा, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रॉम फिश फार्मिंग, क्या बोलते हैं, फिश फार्मिंग। तो नेचुरल रिसोर्स में आपका एक कैप्चरिंग फिशिंग होता है, क्या होता है, कैप्चर फिशिंग, से मछली पकड़ना होता है। और फ्रॉम फिश फार्मिंग, फार्मिंग में होता है जहाँ पे फिश का रियरिंग होता है, पालन पोषण होता है, कल्चरिंग किया जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मेराइन फिशरीज़ क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, व्हाट इज़ मेराइन फिशरीज़। तो देखिएगा मेराइन फिशरीज जनरली होता है क्या, इसमें फ़िश को फिश नेट्स के ज़रिए क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। मतलब कि कुछ फिश नेट्स के ज़रिए, या कुछ बोलते हैं ना मैकेनिकल टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स लगा करके मछली को फंसा करके मछली को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो द मेन सोर्स ऑफ मेराइन फिशरिंग इज़ मेराइन वाटर और साल्ट वाटर। तो मेन सोर्स क्या है कि मेराइन फिशरीज का, कि इनको प्राप्त किया जाता है कहाँ से, मेराइन वाटर और साल्ट वाटर से। कहाँ से, मेराइन वाटर कह सकते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं, साल्ट वाटर। मतलब जहाँ से साल्ट ऑप्टेन वाटर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको एक बात जानिएगा कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेस जो होते हैं हम लोग कैप्चर कर सकते हैं किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ मैरीकल्चर। क्या बोल सकते हैं उसको, मैरीकल्चर। मतलब कि अगर हम समझना चाहें इसको कि मैरीकल्चर के ज़रिए, मैरीकल्चर के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, फ़िश को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ रहा होगा कि सर ये मैरीकल्चर क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ या बता देता हूँ कि द कल्टिवेशन ऑफ फिश, द कल्टिवेशन ऑफ फिश इज़ कॉल्ड मैरी कल्चर। अब ये फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, आपको ये सॉरी लिखना होगा फ्रॉम मैराइन लाइफ, इसलिए उसको मैरी कल्चर कहते हैं। क्योंकि कल्टीवेशन तो कहीं से भी कर सकते हैं, फिश करियरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे द कल्टीवेशन ऑफ फिश ऑफ मैराइन लाइफ। मेराइन लाइफ्स के मतलब जो वैसे फ़िश जो कि मेराइन वाटर में मौजूद होते हैं, उनसे क्या करते हैं, प्राप्त किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। एग्जांपल में देखिएगा टूना मछली करके नाम सुनेंगे, रोहू, ऐसा कुछ नाम है, बहुत सारा अलग अलग नाम है, बॉम्बे डक, प्रॉन्स, ये सब उनके वेराइटीज़ हैं जो कि प्राप्त किए जाते हैं मेराइन फिशरीज़ के थ्रू, ठीक है। अब आता है आपका इनलैंड फिशरीज़। देखिएगा तो वैसे जो फिशेस होते हैं उनको लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। लेक्स, पॉन्ड्स, लेगून्स, रिवर्स, ये सब से प्राप्त किए जाते हैं। और इनका इनलैंड फिशरीज़ का जो मेन सोर्स होता है, आपको ये याद रखना हो कहाँ से, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं, आपको पता होगा कि फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर यहाँ बोल सकते हैं, ब्रैकिश वाटर से क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ब्रैकिश वाटर, तो ये भी मैं बता दूँ ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ब्रैकिश वाटर आप कह सकते हैं जिसमें क्या होता है कि सैलिनिटी क्या होता है, नमकीनता जिसको हम बोलते हैं, सैलिनिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। यानी कि सैलिनिटी आप इसको हिंदी में लिख सकते हो इस तरीके से, हैविंग सैलिनिटी मोर देन फ्रेश वाटर, मोर देन फ्रेश वाटर से अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। The yield is not as high in this source, hence large number of fishes are captured through aquaculture, ठीक है। देखिएगा कि इसमें जो क्या बोलते हैं, इनका जो सोर्स होता है, इसमें क्या बोलते हैं, इनका प्रोडक्शन यहाँ पे इससे हाई नहीं होता है, क्या होता है, हाई नहीं होता है। इसीलिए एक मेथड के ज़रिए क्या किया जाता है कि फ़िश को कैप्चर किया जाता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्वा कल्चर। फिश में आप कुछ नाम देख सकते हो, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। एनसीईआरटी बुक में आपको इसका सबका फिगर वगैरह मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप नेट से फिगर देख लीजिएगा कि किस किस तरह का मछली उसमें आता है। तो यहाँ पे एक्वाकल्चर एक ऐसा मेथड है, हम बोल सकते हैं ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए एक्वेटिक एनिमल्स को कंट्रोल किया जाता है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। मतलब कि एक्वाकल्चर आप कह सकते हैं कि ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि फ़िशेस को तो हम ऑब्टेंड करते हैं, फ़िशेस को हम क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं विद सर्टेन मेथड्स के ज़रिए। हम अगर हम बात करें कि उसको एक्वाकल्चर को एक और नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्वा फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, एक्वा
फार्मिंग, ठीक है, उसको एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं। और जनरली हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर का या और साल्ट वाटर, ठीक है, फिर फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर में जितने के को मिला करके जितने भी आपके फिशेस आते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको रियर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको रियर्ड किया जाता है, ठीक है। उसका मैरीकल्चर तो आपको हम बता ही दिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है क्या कि देखिएगा, कंपोजिट वर्ड जो होता है जिसमें होता है कि दोनों को इसका उपयोग करता है, मीन मैरी एक्वाकल्चर का भी और मैरीकल्चर का भी, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कंपोजिट फिश कल्चर किसको बोलते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, फिशेस को ग्रो करवाया जाता है राइस क्रॉप के साथ, मतलब राइस का फसल और फिशेस को साथ में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। और कौन से फील्ड में, पैडी फील्ड्स। अब ये देखिएगा पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा फील्ड जिसमें क्या किया जाता है, राइस को ग्रो किया कराया जाता है वाटर में, ठीक है, राइस को ग्रो करवाया जाता है वाटर में। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, ए फील्ड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए फील्ड विथ राइस being grown in water, being grown in वाटर, ठीक है। इसमें मेथड्स में क्या होता है कि 5 से 6 लोकल और फॉरेन फिशेस को क्या किया जाता है, एक सिंगल पॉन्ड में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसमें कुछ स्पेसीज जो होते हैं सिलेक्टेड होते हैं क्योंकि इनके अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं, और अगर एक दूसरे से कॉम्पिटिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अच्छे तरीके से क्या होगा, फिश का प्रोडक्शन होगा। अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो अच्छे से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम आपको सिंपल एक एग्जांपल देना चाहें कि अगर हम मान लीजिए कि अगर पहले मार्कर चेंज कर ले ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक चीज़ है और उसके लिए 4 लोग में वो बांटना है तो कंपटीशन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये चीज़ जो है एक बिस्किट है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये 4 अलग अलग लोग हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, एक को बिस्किट पसंद होगा, एक को चॉकलेट, एक को कुछ और, तो क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो बिस्किट का हक होगा, एक जिसको पसंद होगा वही खाएगा। तो सेम केस यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या होता है कि सच स्पेसीज आर सिलेक्टेड, इसमें कुछ ऐसे स्पेसीज सिलेक्ट किए जाते हैं जिनका अलग अलग फूड हैबिट्स हो। अलग अलग फूड हैबिट्स होने के कारण वो एक दूसरे से फूड के लिए कॉम्पिटिट नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से क्या होगा, फिश का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद अगर हम और भी समझें कि कुछ फिशेस की अगर हम बात करें, कुछ फिशेस की बात करें तो उसको क्या किया जाता है, सरफेस फीडर्स होते हैं। कहने का मतलब मिडिल जोन फीडर्स या सरफेस फीडर्स, और एक होता है बॉटम फीडर्स। अब आप समझो ये इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये पूरा लेवल है पानी का, तो कुछ फिशेस जो होते हैं जो क्या करते हैं कि वो सरफेस पे रख के फीड होते हैं। कुछ जैसे आपको बेहतरीन एग्जांपल देते हैं, एक्वेरियम में मछली को देखे होंगे तो कुछ मछली जो होते हैं ना वो ऊपर ऊपर ही क्या करते हैं, ये उसमें मूव करते हैं, कुछ बिटवीन में कुछ बॉटम में। तो जब फूड हैबिट्स कुछ क्या करते हैं, नीचे से मतलब बॉटम में रह करके फीड होते हैं और कुछ मिडिल में कुछ अप में। तो इसके वजह से भी एक रीज़न है कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा। अगर सब एक जगह ही रहें और वो एक ही लेवल पे सब क्या करें, वैसे कैरेक्टर्स वाले को डाल दिए कि सब एक ही टाइप का, तो क्या होगा, सब एक ही जगह लड़ेगा खाना के लिए और एक दूसरे को ही मार देगा। तो फिर ना वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा ना वो डेवलप कर पाएगा। तो ये चीज़ किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम समझे कि दे वुड रैदर ईट ऑल द फूड इन द पॉन्ड, दे वुड रैदर ईट ऑल द फूड इन द पॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सारा पॉन्ड में जितना फूड है अगर हम अलग अलग रख लें, अगर से बोलते हैं कि सेम स्पेसिस का रख दें, तो वो क्या होगा कि सारे जो फूड होंगे वो क्या होंगे, वो कॉम्पिटिट करके ख़त्म कर लेंगे। अब इसके बाद जब जब नहीं बचेगा उनके पास तो क्या हो जाएगा, फिर उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो हम जो फिश को इसमें डाला जाता है वो क्या होते हैं, सिलेक्टेड करके डाला जाता है जिनका फूड हैबिट्स अलग अलग हो, मतलब कि उनका फूड का पसंद क्या हो, अलग अलग, जिसके वजह से एक दूसरे से कॉम्पिटिट ना करे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द फिश यील्ड इन द पॉन्ड इंक्रीजेस। तो इसके वजह से क्या होता है कि फूड में जो पॉन्ड के अंदर जो होता है ना फिश का प्रोडक्शन या फिर जिसको फिश यील्ड बोलते हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्या होगा कि वो सारा फूड को क्या करेंगे, वो कंज्यूम कर लेंगे। अब ज़्यादा सारा फूड को कंज्यूम कर लेंगे तो लाजमी है कि उसका जब अच्छे से उनको फूड मिलेगा तो अच्छे से क्या होगा, उनका प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि उसमें सिलेक्टेड वेराइटीज़ ऑफ क्या करते हैं, फ़िश को डाला जाता है, किस लिए, प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ साथ
अगर हम समझे कि यहाँ पे कि कुछ उसमें होते हैं सरफेस फीडर की बात करें तो सरफेस पे फीड करते हैं, कुछ बोलते हैं मैंने मिडिल जोन फीडर्स के बारे में, और कुछ बॉटम जोन फीडर्स के बारे में। तो मैंने ये बताया कि अगर अलग अलग वैरायटी ऑफ रहेंगे तो जितने भी वैरायटी ऑफ फूड हम अंदर डालेंगे वो सारा उसको क्या करेंगे, वो ईट कर लेंगे, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अभी इसके एग्जांपल्स देख लें, कुछ देखिएगा। सरफेस फीडर्स में कौन आते हैं, मिडिल फीडर्स में कौन आते हैं, बॉटम फीडर्स में कौन आते हैं। तो कतलाज, रोहू, ये सब मछली का नाम सुने होंगे। तो कतलाज जो होते हैं वो सरफेस फीडर होते हैं। सरफेस फीडर कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कि सतह पे फीड करते हैं। कहाँ पे, सतह पे। तो ये सरफेस फीडर में आ गए। ठीक ठीक है। रोहू आपका मिडिल फीडर्स में आ गया। रीगल आपका बॉटम फीडर्स में आ गया, जो कि बॉटम में रह करके फीड करते हैं। ठीक है। तो ये सब आपके कुछ नाम्स दिए हुए थे, एक दो नाम को आप याद रखिएगा। ठीक है। तो कंपोजिट फिशिंग कल्चर क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं, फिश को राइस के फील्ड में, हम बोल सकते हैं पैडी के फील्ड में साथ में ग्रो करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग 5-6 लोकल ब्रीड्स को बोलते हैं, या हम फॉरेन ब्रीड्स को मिला करके एक पर्टिकुलर पॉन्ड में, एक सिंगल पॉन्ड में उसको ग्रो करवाया जाता है, ताकि उसका फिश का प्रोडक्शन क्या हो सके, अलग हो सके। ठीक है। इसमें एक चीज़ सबसे पहले ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे जो ब्रीड सिलेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिलेक्टेड ब्रीड होते हैं जिनका फूड हैबिट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसके वजह से वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट नहीं करेंगे। राइट। उसके बाद इसमें जो आपके वेराइटीज़ जो होंगे फिश के, वो कुछ होंगे सरफेस फीडर, मिडिल जोन फीडर्स और बॉटम फीडर्स। आपको तीनों फीडर्स के बारे में बताएं। सरफेस मतलब जो वाटर लेवल के सरफेस के ऊपर तक में फीड करेंगे, मिडिल मतलब मिडिल में, और बॉटम मतलब सबसे नीचे में, जैसे कि आपको एक्वेरियम का भी एग्जांपल हम दिए। ठीक है। तो अब हम आते हैं बी कीपिंग में। बी कीपिंग लास्ट है हमारा, जिसमें हम हनी बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बी फार्मिंग या बी कीपिंग की बात करें तो ये परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, बी फार्म्स या एपियरीज में। कहाँ पे, एपियरीज में। बी जिसमें हम बोलते हैं बी फार्म्स को, या उसी को हम लोग एपियरीज भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बी कीपिंग परफॉर्म करते हैं जनरली, किस लिए, ताकि आपको उनका सोर्स ऑफ इनकम बना सके। मतलब वो हनी का प्रोडक्शन आप कह सकते हो उसको। किसका प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन। ठीक है, हनी का प्रोडक्शन के लिए। तो जनरली बी कीपिंग इस तरीके से किया जाता है ताकि वहाँ से हनी को क्या कर सके, वो कलेक्ट कर सके। देखिएगा जब हनी जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो काफ़ी हनी कॉम्ब जो होता है, मधुमक्खी का जिसको छत बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके ज़रिए भी क्या होता है कि यहाँ से अगर एक लाइवलीहुड किसी पर्सन का या फैमिली का, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन उतना सही नहीं है, तो इसे सोर्स ऑफ में अपना इनकम में डाल करके ये बी कीपिंग करके अपना फैमिली को चला सकते हैं। ठीक है, अपने फैमिली को चला सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आप अपना लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड को हम ले रहे हैं। देखो, अब हनी को आपको पता है एक वाइडली यूज प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग अपने हेल्थ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, या का वो बोल सकते हैं उसका, वो क्या बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है हनी। ठीक है। तो हनी जो वहाँ पे मार्केट में मिल रहा है बाबू, वो मार्केट में मिल रहा है, तो उसको ऑब्टेन किया जाता है। हम बोल सकते हैं कि वो बी फार्मिंग के ज़रिए या बी कीपिंग के ज़रिए उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हनी इज़ वाइडली यूज प्रोडक्ट, हमको पता है। और बी फार्मिंग जो होता है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा इसको करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट या ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है। तो बी फार्मिंग की बात करें कि सब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है। और इसके साथ वो क्या करते हैं, वैक्स को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। मतलब कि ये वैक्स को हनी के साथ क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है। वैक्स को क्या करते हैं, वैक्स मतलब समझते होंगे आप लोग कि वैक्स का मतलब होता है क्या, कि जिसको मोम बोलते हैं। ठीक है, मोम बोलते हैं, या आप बोल सकते हो, कोई ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझोगे। वैक्स का मतलब है कि जो छत होता है ना उनका छत को देखिएगा तो कैसे आपको हम समझाएं वो वर्ड से, उसको वर्ड को मेरे को हिंदी नहीं आ रहा बोलने में। आप छत को देखोगे ना तो वो छत जो होता है ना वो बिल्कुल वैक्स के जैसा होता है, उसका पेपर टाइप स्ट्रक्चर जैसा रचना होता है उसका। तो ये हनी के साथ साथ वैक्स को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करें तो बीज का कमर्शियल यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल एंड फॉर हनी प्रोडक्शन। ठीक है। कमर्शियल देखिएगा, हनी आज के डेट में वर्ल्ड वाइडली हर जगह क्या है, सेल हो रहा है। ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होगा तभी क्या होगा, वो सारे लोगों का नीड्स को फुलफ़िल कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हनी जो होता है वो क्या होता है, कॉस्टली प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट का ज़रूरत
नहीं पड़ता, मतलब लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्शन दे देता है। इसमें इंडियन सबका बी का नाम दिया हुआ, इंडियन का बी है, देखिए एपिस सेरेना इंडिका, ए डोरसाटा जिसको रॉक बी कहते हैं, फ्लोरे द लिटिल बी होता है, मेलिफेरा इटालियन वैरायटी, मतलब ये सब आपके सारे बी के वैरायटी हैं, जो मधुमक्खी होते हैं उनके वैरायटी हैं। तो आपसे ये सब नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये बस ऐसे ही सिंपली मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अगर आपको मन है तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कास्ट इन हनी बी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ड्रोन बीज और वर्कर बीज आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। जो हनी बीज क्या करते हैं ना, जो बिल्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी हाइव, सबको पता है। एक हाइव में लगभग आपको 10 से 60,000 बीज, मतलब एक हाइव जो होता है, एक छत जो होता है, उसमें 10,000 to 60,000 बीज क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये बीज जो होते हैं एक साथ रहते हैं एक कॉलोनी में, ठीक है, एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं और डिवाइड करते हैं अपने आप को 3 कास्ट में। जैसे कि हम लोग की देखिए, हम लोग को अपना अपना रिलीजियन है, अपना अपना कास्ट है, तो बीज को भी अपन बोलते हैं कि अपने आप को 3 कास्ट में बांटते हैं। एक दो तो मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता दिया, ड्रोन बीज और वर्कर बीज, और एक वो होती हैं क्यून बीज। क्या होती हैं, क्यून बीज। देखिए यहाँ पे कहीं दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ ठीक है दिया हुआ है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, रेड, इस तरीके से कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है। क्यून बी देखिएगा अब 1 by 1 करके। तो क्यून का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसको मधुमक्खियों का रानी कहा जा रहा है, नाम से ही मेंशन है। तो यहाँ देखिएगा, द फर्टाइल फंक्शनल फीमेल ऑफ ऑल इज द क्यून बी। क्यून बी जो होता है इसको सुप्रीम बी कहते हैं, मतलब कि अपने वो मधुमक्खी के छत का, या हम बात कर सकते हैं कि अपने कॉलोनी का ये सबसे सुप्रीम बी कहलाती है क्यून बी, ठीक है। फर्टाइल समझ सकते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो और फंक्शनल बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल फीमेल होती हैं। फंक्शनल फीमेल का मतलब ये फर्टिलिटी, मतलब इनमें आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, सुप्रीम कहलाता है, मतलब हेड ऑफ द बीहाइव, हेड ऑफ द बीहाइव, इसको हम लोग क्वीन बी बोलते हैं। ड्रोन बीज जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, ये मेल बीज होते हैं, याद रखिएगा। ड्रोन बीज को हम लोग मेल बीज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं कि इनका काम क्या होता है ना, हाइव को मेंटेन करना। जैसे कि आप एकदम लॉजिकली समझो, घर में अगर एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक फैमिली है, तो इसमें मेल हो गए हैं, एक फीमेल हो गए हैं और एक यंग वंस हो गया। तो मेल आपका हो गए, उनका काम क्या होता है, घर को चलाना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे ड्रोन बीज है, तो ड्रोन बीज से आपका मेल हो गए, ये क्या करता है, हाइव को मेंटेन करता है, अपने छत को मेंटेन करता है, चलाना कैसे है, ठीक कैसे करना है, वो उनका काम है, ठीक है। फीमेल जो हो गई आपको मैंने बताया, वो जिसको हम लोग क्यून बीज के नाम से जाने। और एक होता है आपका वर्कर बीज, नाम से ही पता चल रहा है वर्कर, मतलब काम काजू आदमी लग रहा है, ठीक है, काम काजू बीज लग रहा है, आप नाम से पता चल रहा है। तो दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज बट द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ द हाइव। सबसे छोटे साइज में होंगे लेकिन सबसे क्या होंगे, मेंबर्स के, जो हाइव के सबसे एक्टिव मेंबर्स, मतलब बोल सकते हैं ना सबसे वर्किंग। तो ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं कि पॉलेंस को कलेक्ट करते हैं। पॉलेंस मतलब समझते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जब फ्लावर बर्स्ट करता है तो एंथर से निकलता है ना पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स नेक्टर को क्या करता है, नेक्टर जो फ्लावर में स्वीट सब्सटेंस होता है उसको कलेक्ट करता है। कॉम वो हनी कॉम जो स्ट्रक्चर है वो छत को क्या करता है, बनाने का काम करता है। और वो हाइव सेल्स, उनके जो सेल्स जो होते हैं हनी कॉम के, उसको क्या करता है, उसको क्लीन करने का भी काम करता है, उसको क्लीन करने का भी काम करता है। तो ये अगर हम बात करें बात करें तो बहुत सारा ये क्या करता है, आपका काम करता है ये। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्कर बीज, उसको वर्कर बीज बोला जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात, चलिए ठीक है। अब इसके बाद कुछ और, हाँ, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वाई इटालियन बीज आर पॉपुलर इन बी फार्मिंग। ये क्वेश्चन आपका आएगा कि इटालियन बीज को पॉपुलर क्यों बोला गया है बी फार्मिंग में। क्योंकि ये जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हनी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा डसते नहीं हैं, काटते नहीं हैं। इनका ब्रीडिंग पीरियड जो होता है काफ़ी होता है, क्या लंबा होता है, क्या भी होता है, लंबा, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो अगर बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके क्वालिटी ऑफ हनी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ साथ अगर ये बात करें तो इसकी भी ध्यान रखिएगा कि along with the choice of selection of bee species, the flower decide the quality and quantity of the taste of honey produce। आपको पता है कि फ्लावर का नेक्टर पे डिपेंड करता है हनी का टेस्ट, ठीक है, हनी का टेस्ट, तो उसका क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हनी का टेस्ट और क्वालिटी कैसा होगा, ठीक है।
तो लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं बीज के बारे में कि फ्लावर्स की देयर शुड बी इनफ पैस्टोरेज और अवेलेबिलिटी। पैस्टोरेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स, तो देयर शुड बी इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स सो दैट द बीज कैन कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलेंस इन एडुकेट अमाउंट। मतलब अगर वहाँ पे फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी तो उससे क्या होगा कि बीज आसानी से और अच्छी मात्रा में क्या कर सकेंगे, नेक्टर्स को और पॉलेंस को कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि 2-3 फैक्टर्स जो होते हैं, इसीलिए इटालियन बीज को पॉपुलर माना जाता है बी फार्मिंग में। पहला तो मैंने बताया कि वो क्या करते हैं कि हनी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, डसते नहीं हैं, उनका ब्रीडिंग पीरियड शॉर्ट होता है। उनके बाद मैंने ये भी बताया कि उनका जो सिलेक्शन बोलते हैं कि उनका जो फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके क्वालिटी ऑफ हनी को डिटरमाइन करते हैं, तो फैक्टर्स में मैंने आपको ये बताया कि जो क्वालिटी जो डिपेंड करता है वो फ्लावर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ फ्लावर है और उसका क्वांटिटी किस मात्रा में है, तो वो हनी का टेस्ट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो ये दो आप टर्म समझ सकते हो, यहाँ से ये दो टर्म समझ सकते हो जो कि आपका फैक्टर्स में आपका रोल प्ले कर रहा है। एक तो आप याद रखिए ये आपका अपने आप में ये हेडिंग हो गया, ठीक है, आपका ये अपने आप में ये हेडिंग हो गया, ये वाला, ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ये आपका हेडिंग है। क्वेश्चन है आपका फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी। तो दोनों पॉइंट, ये पॉइंट नंबर आपका 1 और ये पॉइंट नंबर आपका 2, ठीक है। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर कुछ था नहीं। अगर किसी तरह का क्वेरी होता है तो आप व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ का डाउट आपका ले लेंगे। और एक दिन नहीं होगा तो संडे को या कोई भी दिन आपका डाउट सेशन हम लेते हैं जिसमें आपका डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और होमवर्क को करते रहिए, ठीक है। आज होमवर्क आपको मिल जाएगा और होमवर्क बना करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है।